नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें, लगातार गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हर जगह यही चर्चा कि इस बार गुजरात विधानसभा की सीटों पर कौन सी सरकार आएगी, क्या पलटफेर होने वाले हैं, क्या बदलाव होंगे, यही सब जानेंगे विस्तार से। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त एसएन सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज पर। जी धन्यवाद आपका। सर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी विस्तार से, आखिर क्या वो रणनीति रहेगी। बता रही कि दूसरे चरण में लगातार वोटिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि दिन जिस तरीके से ढल रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। गुजरात की जनता पूरी तरीके से तैयार। आपको बता दें 64% का आपको बता दें मतदान अब तक हो चुका है, जहां लगातार ये बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। सर से ही जान लेते हैं, सर क्या लगता है कितने प्रतिशत का मतदान हो सकता है और सबसे बड़ी रणनीति भाजपा की क्या रही है, जिस तरीके से भाजपा यही दावा कर रही है कि बहुमत से भाजपा एक बार फिर से रिपीट होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 3 दशकों से जिस तरह से गुजरात के विकास के लिए कार्य किया, गुजरात की समृद्धि के लिए कार्य किया, गुजरात की जनता का जो भरोसा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर है और डबल इंजन की सरकार पे है। आज गुजरात के मानक को लेकर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो उस गुजरात मॉडल को पूरे देश ने अपनाया और ये माना कि जो वाइब्रेंट गुजरात करके जो 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में कराए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसको देश ने सराहा, दुनिया ने सराहा और लगातार जो गुजरात की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। उसी के नाते ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, एक तरफ झूठे लोग हैं, दूसरी तरफ हमारी विकास की योजनाएं हैं। वहां पे कांग्रेस जो है वो वोट कटवा पार्टी हो गई है। लगभग 6 विधानसभा के रिजल्ट आए, आप देखिए कहीं पे भी कांग्रेस को विजय नहीं मिली, क्योंकि जनता ये मान के चल रही है कि कांग्रेस तो समाप्त पार्टी हो गई है, उसका कोई जनाधार नहीं रहा। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है, जो ये झूठ बोलती थी कि हम तो यहाँ विकास के कार्य करेंगे, उन्होंने एक भी विकास के कार्य नहीं किए। आज पूछा जाए आम आदमी पार्टी से, आप कहते थे कि 1 वर्ष में यमुना साफ हो जाएगी, इतने वर्ष आपकी सरकार रही, क्या यमुना साफ हुई? आप कहते थे लोकपाल बिल तो हम रामलीला मैदान में लेकर आएंगे, आप तक लेकर आए क्या? उसकी तो चर्चा ही बंद कर दी। आपने कहा वीआईपी कल्चर समाप्त कर दें। आज सबसे बड़े वीआईपी आप बने। सबसे ज्यादा अगर तनख्वाह लेने वाला कोई विधायक है तो वो आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक है। आज देखिए प्रदूषण किस स्तर का है। तो जो झूठी पार्टी, करप्शन वाली पार्टी, कब ये आम आदमी पार्टी से खास पार्टी हो गई, जनता नकार रही है। तीसरी बात, जो गुजरात के लोग हैं वो मेहनत को पसंद करते हैं, वो मुनाफा उस तरह की नहीं देखते हैं कि हमको फ्री में कोई चीज मिल जाए। और दूसरे प्रदेश के लोग भी जो गुजरात में रहते हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और मान सम्मान से जीते हैं। तो जो झूठे लोग वहां वो सोने का हिरन बन के गए थे छल करने के लिए, तो उन लोगों को पहचान है कि वास्तविक हिरन क्या होता है और झूठा हिरन क्या होता है। वो लोग माने कि आज जो विकास की बयार 99% भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहाया जा रहा है, अगर 1% कोई कमी भी है तो भी जनता ये मान के चल रही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक गुजरात की सेवा की है। इसलिए वो लोग, गुजरात की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के साथ है और विकासवाद के साथ। ठीक है, जिस तरीके से सर आपने चर्चा की कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री है, जनता नकार रही है आपके हिसाब से और कह रही है हमें फ्री नहीं चाहिए। हम भी जब सर्वे कर रहे हैं लगातार तो यही देख रहे हैं, जनता ने कहा है मेहनत से कमाते हैं और गुजरात की जनता ज्यादातर, मैं आपको बता रही हूं, ऐसा दिखने में आ रहा है कि गुजरात की जनता को फ्री नहीं चाहिए। सर क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी की एंट्री लोग नहीं चाह रहे हैं और बीजेपी यही दावा कर रही है कि थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं? अगर मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहे, आम आदमी पार्टी है ही नहीं। आम आदमी पार्टी की एंट्री पर क्या बोलेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है और वहां के लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई कार्य नहीं किया, उसी तरह ये झूठ बोलने का कार्य करेंगे। तो आपके चैनल पे मैं ये कह के जा रहा हूं और रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने जमानत जब्त करके इनके बोरिया बिस्तर को बांध के भेज दिया, उत्तराखंड के लोगों ने भी वही हाल किया। सेम हाल गुजरात में होने जा रही है, क्योंकि गुजरात के लोग तो स्वाभिमानी लोग हैं, सम्मान से रहने वाले लोग हैं, झूठी चीजें उनको पसंद नहीं है। और आपने किया क्या? दिल्ली में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके माध्यम से आपके चैनल के लोगों को जानकारी होनी चाहिए
कि लगभग 93% स्वास्थ्य सुविधाएं वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, और जो साफ सफाई होता है वो एमसीडी के अधीन आता है। ये तो हर बात में कहते हैं कि मेरे पास है क्या। जब कोरोना जैसा कालखंड आता है तो जो अलग प्रदेश के लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे होते हैं तो सबको आप देखी होंगी कि ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तमाम परिवहन सुविधाएं देकर उनको बॉर्डर पे पहुंचा देते हैं, किसी को अपना मानते ही नहीं। तो जब आप किसी को अपना नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे जब लोगों का वक्त आएगा तो वो आपको कैसे अपना मानेंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश में हालात हुए वही हाल गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का होने वाला है। सर, आपने कहा गुजरात में शायद से आम आदमी पार्टी के जमानत को जब्त किया जा सकता है, और वहीं अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, जब वो रैली निकाल रहे थे, आचार संहिता का जिस तरीके से उन्होंने आरोप भी लगाया है भाजपा उल्लंघन करती है, लेकिन हमने देखा पूरी तरीके से भव्य तरीके से एंट्री जो है तीनों पार्टियों की गुजरात में दिखी है। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है परिवर्तन की रैली, गुजरात की जनता जवाब देगी, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा पंजाब में सरकार बनाई, हमारे सर्वे में हमें सीटें नहीं मिलती है लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बनाती है, उस पर भाजपा की क्या टिप्पणी रहेगी? आप देखिए जिस तरह से झूठ अरविंद केजरीवाल बोल लेते हैं, निश्चित तौर पे झूठ बोलने में जो कॉन्फिडेंस आपको अरविंद केजरीवाल का दिखेगा, मुझे नहीं लगता है कि देश और दुनिया में किसी राजनेता के अंदर झूठ बोलने का वो कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, एक आदमी उनके मंत्री जेल में है और वो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, जबकि बीजेपी जेल में नहीं डाली है, एक संस्था जेल में डाली है और बकायदे सजा आपता है। उनके ऊपर आरोप तय हो गया तभी वो जेल में गए हैं, क्योंकि अगर आरोप तय नहीं होता तो नहीं जाते। उसके बावजूद भी वो झूठ बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं किए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इस झूठ को जनता जान रही है और वो झूठ को नहीं स्वीकारने वाली है कि वो जाके कह दिए इसलिए सही हो गया। वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो अपने गुरुजी के साथ कहते रहे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, और राजनीति में आए तो उनके झूठ को, पुराने झूठ को लोग जानते हैं। इस नाते मैं कह रहा हूं कि ये उनका झूठ है जो गुजरात में नहीं चलेगा। अच्छा, आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल का जो झूठ है वो नहीं चलेगा गुजरात में। सर, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार जोरों शोरों से हम कह सकते हैं हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव आते हैं, आम आदमी पार्टी जब जीत रही होती है तो बीजेपी ड्रामा रचती है। बीजेपी ये कहती है आम आदमी पार्टी है कौन, लेकिन आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो जनता के हितों के लिए काम करती है। वोट करे तो बीजेपी को ना करे, आम आदमी पार्टी को करे। और एक बात आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये भी टिप्पणी लेना चाहूंगी, वो कह रहे हैं कि जब मैं जनता में जा रहा हूं परिवर्तन देखना चाह रही है, बीजेपी से नाराज है और बीजेपी ये कह रही है कि हम जीत रहे हैं तो उसे इग्नोर करिए। इस पर आपका क्या जवाब? देखिए, ये हमारा नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आम आदमी पार्टी का नारा क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति करना, किसी तरह से झूठ बोल के लोगों को मिलाना। कोरोना कालखंड में एक डॉक्टर के अग्रवाल हैं, चर्चित चेहरा हैं, आप भी जानते होंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब उनकी डेथ होती है तो संवेदना व्यक्त करने भी केजरीवाल जी वहां नहीं जाते हैं, लेकिन अभी दूसरे धर्म के एक लोगों की डेथ होती है, वहां 1 करोड़ रुपए देने जाते हैं। सभी धर्मों के यहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, लेकिन आप देखिए अगर एक धर्म के जो पुजारी हैं उनको आप 41-42 हजार रुपये महीना देते हैं, साल के 5 लाख रुपए देते हैं, बाकी धर्म के जो पुजारी हैं उनकी आप उपेक्षा करते हैं, तो ये कौन नहीं जानता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लोग जान रहे हैं कि ये झूठे लोग हैं। ठीक है। और आपने कहा कि जब वो आते हैं तो आप देखिए उनकी लड़ाई यहाँ भी कांग्रेस से थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस कमजोर हुई, उसका फायदा वो उठा लेते हैं। पंजाब में कांग्रेस कमजोर हुई, उसका फायदा वो उठा लेते हैं। गुजरात में और देश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पार्टी नहीं है, क्योंकि देश के इतिहास में सर्वाधिक कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। किसान सम्मान निधि अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि दिल्ली में किसानों को जो किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल उसको नहीं स्वीकारते हैं। जो 5 लाख रुपए गरीबों को हम देते हैं मुफ्त में दवा के, वो पहली बार देश में अगर कोई दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, जबकि यहाँ पे झूठ बोलने का कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा आवास अगर देश में कोई दिया तो भारतीय जनता पार्टी की दिया। अगर हर घर जल नल योजना लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दिल्ली में अभी भी देखिए जल नल की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विकास के कार्य हमने किया
आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश ही नहीं दुनिया में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जैसे मान सम्मान भारत का बढ़ा है, आज सभी लोग मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे गौरव हैं और भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और दूसरे लोग रोहिंग्या को बसाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली से भी उनका विकेट अब उखड़ने वाला है। ठीक है, आपने कहा कि दिल्ली से भी कहीं ना कहीं विकेट उनका उखड़ने वाला है। एसएन सिंह जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, एक तरफ देखने को मिल रहा है कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर कहीं ना कहीं भारी संख्या में लोग तादाद में मौजूद हैं, वहीं प्रधानमंत्री के भाई जो है वो इमोशनल हो गए, थोड़े भावुक नजर आए, कह रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री है मेरे भाई कहीं ना कहीं देश के लिए काम करते हैं, उन्हें आराम करना चाहिए, और एक तरफ उनकी मां ने भी वोट किया है। सर, क्या लगता है गुजरात में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का गढ़ है, एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का, जिस तरीके से उनका डंका पूरे भारत के साथ साथ विश्व में बजा है, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम आ रही है? मतलब लोग क्यों विश्वास दिखा रहे हैं इतना ज्यादा? क्या गढ़ है मोदी का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री का भी वो गढ़ है? क्या ये फैक्टर है कि गुजरात की जो जनता है वो कह रही है कि हमें मोदी ही चाहिए और एकमात्र चेहरे पर हम वोट करेंगे? इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात आपने कहा। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो हमारे तो प्रधानमंत्री हैं, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता हैं और देश के नेता हैं। ठीक है, जो देश के लोगों का विश्वास उनके प्रति है, मुझे लगता है एक कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बदे भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो सब लोग ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी परिवारवादी नहीं है, वो क्षेत्रवाद, जातवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर वो देश हित में कार्य करते हैं। आज देखिए यूक्रेन और रसिया से युद्ध होता है तो भारत के मान सम्मान को प्रधानमंत्री जी इस लायक बढ़ा दिए हैं कि युद्ध 4 घंटे रोक के, और जो 34,000 भारत के लोग फंसे हैं वो तो आते ही हैं, जो 4-6 हजार लोग भारत के झंडे को पकड़ लेते हैं वो भी भारत आ जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, और वो प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात के गौरव हैं, भारत के गौरव हैं। और प्रधानमंत्री जी बहुत दिन तक गुजरात की सेवा की है। जब भुज और कच्छ में भूकंप आता है और पूरी तरह से वो खंडित हो जाता है, उसके बावजूद भी ढेर सारी योजनाओं को ले आकर आज भुज और कच्छ को किस लायक बना दिए हैं प्रधानमंत्री जी। यही भरोसा, ये जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता का भरोसा है, वही भरोसा, वही विश्वास कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि गुजरात के लोगों का तो पहला अधिकार है हमारे ऊपर, हम गुजरात के रहने वाले हैं। आप 2001 के पहले का गुजरात देख लीजिए, वहां कर्फ्यू लग जाते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। उसके बाद का गुजरात देख लीजिए। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, 8 लाख मैट्रिक टन उत्पादन गुजरात करता था, आज 42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। आज बिजली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात कर रहा है, वहां प्रति व्यक्ति को जितना बिजली चाहिए उससे 41% ज्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। 1600 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है, जो वो पोर्ट है, लगभग 75 देशों को गुजरात जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। और देश में ही नहीं, दुनिया में, जापान में, अमेरिका में, रसिया में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह भारत के ध्वज को ऊंचा करने का कार्य गुजरात के लोग करते हैं, गुजराती करते हैं। एक समय था जब मुगल हमारे यहाँ आए, तब भी गुजरात के लोगों ने अपना पैरेलल साम्राज्य स्थापित करके उनको नहीं स्वीकारा। जब अंग्रेज भी आए तब भी आप देखे होंगे गुजरात के लोग अब समृद्धि और खुशहाली में अपने आप को अलग रखे। मुझे लगता है कि वह गुजरात जो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान रखता है, वह गुजरात जहां सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध हैं, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो सब लोग नारा लगाते हैं कि गुजरात आपने बनाया, हमने बनाया, सब लोगों ने मिल के बनाया। तो जब इस तरह का विश्वास होगा और विकास होगा तो मुझे लगता है कि जनता निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को ही अपनाएगी। ठीक है सर, आपने कहा कि जिस तरीके से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को सराहती है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा दावा 7वीं बार बहुमत से गुजरात में जीत हासिल करने वाले हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से वो मुद्दे हावी, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं और देख भी रहे हैं कि महिलाओं का जो वोट है सर, कहीं ना कहीं ज्यादा देखा जा रहा है। और महिलाएं ये भी कह रही है कि गुजरात में आज हम रात के 2 बजे 3 बजे आसानी से घूम सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गुजरात की जनता को उन्होंने कई सौगातें दी है, शांति दी है,
इसके साथ मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से वो मुद्दे, कौन कौन से वो काम बीजेपी के रहे हैं जहां बीजेपी का बड़ा दावा 7वीं बार बहुमत से गुजरात में जीतेगी। देखिए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मानक है जी। और 95 से आप पहले चले जाइए तो महाराष्ट्र से सटा हुआ जो गुजरात का एरिया था वहां पे निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें होती थी जो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब 2001 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब वहां मुख्यमंत्री होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को इस तरह से किए, एक माहौल उत्पन्न किए। वहां महिलाएं सड़क पर अपना सीना चौड़ा करके चलती हैं जी। और जो दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं उनको जेल में डालने का कार्य किए, कठोर दंड देने का कार्य किए। गुजरात में एक भय रहित व्यवस्था उत्पन्न किए जिसके नाते बड़े बड़े इन्वेस्टर सबमिट किए, बहुत सारे रोजगार दिए, बड़ी कंपनियां आई। जब नैनो जैसी कंपनी पश्चिम बंगाल में जूझ रही थी कि हम कहाँ कारखाना ले आए, एक विश्वास हासिल करते हुए उसको भी वहां ले आते हैं, सैमसंग की फैक्ट्री ले आते हैं। बड़े सारे उद्योग घराने भी गुजरात के रहने वाले हैं। मुझे लगता है जो विकास के कार्य गुजरात में किया गया, जो समृद्धि और खुशहाली गुजरात के लिए किया गया, वहां के लोग ये मान के चल रहे हैं ये खुशहाली अनवरत तभी जारी रहेगी, ये सुरक्षा का मानक तभी पूरा होता रहेगा जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और दोबारा आपको कह रहा हूं ये विश्वास और ये विकास ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में पुनः एक बार बीजेपी की बड़ी जीत होने जा रही है। ठीक है सर, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से गुजरात में हमने पिछले बार विधानसभा चुनाव में देखा कि काफी जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहा था। आपसे जानना चाहूंगे, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे ये अनुभव हुआ है कि कांग्रेस को मजबूती मिली है और कोई टक्कर देगा तो वो है बीजेपी को कांग्रेस देगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2012 में 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई और 2017 में 99 सीटें हमारी हो गई थी। जी। तो निश्चित तौर पे 2017 में कुछ दिक्कतें हुई थी, पाटीदार आंदोलन चल रहा था और 3 युवा चेहरा वो कांग्रेस के तरफ से थे। आज हार्दिक पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कमजोर कांग्रेस, बिखरती कांग्रेस, वो सबको दिख रहा है। भारत जोड़ो जो ये लेकर चले, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत को तोड़ा कौन? भारत तो एक सर्वश्रेष्ठ भारत था, बड़ा भारत था। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत ही तोड़ दिए। नहीं तो सब लोग ये मान के चलते थे कि देश को पहले आजादी मिले, फिर हम दोनों तो भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं और हम मिलके अपने में तय कर लेंगे कि हमको कैसे रहना है। लेकिन आपने तो भारत आपने तोड़ा। आज तोड़ने वाला जोड़ने चल रहा। आप देश में इमरजेंसी लगा के भारत को तोड़ दिए। आप संविधान समान विधान बनाने की बात थी, आपने देश में 2 तरह के कानून बना दिया। भारत ने तो आपने तोड़ दिया। आप भारत में दूसरे ध्वज को मान्यता दे दिए, 370 को लागू करा दिए। भारत को तो आपने तोड़ा। मुझे लगता है कि तोड़ के आप जोड़ने चले हैं तो जनता सब देख रही है और आप इनको देखेंगी। एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, आज क्षेत्रीय पार्टी हो गई है। हर प्रदेश में जब जाते हैं तो वो वोट कटवा पार्टी हो गए हैं, सिर्फ वोट काटने का कार्य करते हैं, जीत कहीं नहीं पाते हैं। तो इस नाते भी जनता उनको नहीं स्वीकार रही है और इस बार हम लोग 150 के पार जाने के लक्ष्य को जो कहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की गुजरात में सरकार बनेगी उसमें एक बड़ा योगदान होगा और हम अपने ही लाइन को और लंबी लाइन खींचते हुए 150 के पार जाएंगे। सर, राहुल गांधी ने यह भी प्रहार किया है बीजेपी के ऊपर कि लगातार बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो तमाम प्रोजेक्ट्स है, महाराष्ट्र की प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो गुजरात में वो जो है वो खंबे गाड़ रही है, शायद इसलिए कि जनता को लुभा सके। लेकिन जनता अब लालच में नहीं आने वाली है। इस पर क्या टिप्पणी आपकी? ऐसा नहीं है। देखिए, गुजरात तो पहले से ही भारत में उद्योग के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। गुजरात में इस नाते जाया जाता है जहां वातावरण साफ रहेगा, जहां आकाश साफ रहेगा, वहीं तो आप स्वच्छ सांस ले सकती हैं। लेकिन जहां आपकी सरकार पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, आप देखे होंगे कि अफ्रीका के बाद मादक द्रव्यों की अगर तस्करी कहीं सबसे ज्यादा हुई तो पंजाब में हुई। पंजाब एक खुशहाल प्रदेश था और बहुत सारे प्रदेश के लोग वहां रोजी रोजगार के लिए आते थे। लेकिन आप देखिए क्या हालत
कांग्रेस की सरकार ने कर दिया। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। जनता ने तो आजादी के बाद सर आंखों पे आपको बैठाया, आपको कितनी बार बहुमत देके आपकी सरकार बनाई, लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। और मुझे लगता है कि आपने किसी का भला नहीं किया। आप जिसके भला की बात करते रहे, आज वही धर्म समाज और संप्रदाय के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई किया हमारा तो कांग्रेस किया। तो मुझे लगता है कि हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास, उसी को लोग अपना रहे हैं। और जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो भारत को तोड़ दिए और भारत जोड़ने चल रहे हैं, उसको सब लोग नकार रहे हैं। ठीक है सर, अंतिम सवाल आपसे कुछ शब्दों में बयां कीजिए, क्या लगता है हिमाचल में कितनी सीटों पर बीजेपी आ सकती है? और दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी चुनाव हुए, काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी ने यही कहा है कि 2/3 सीटें हम जीतने वाले हैं। लास्ट टिप्पणी आपकी क्या, कितनी सीटों पर आ सकती है बीजेपी? देखिए, हिमाचल में पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां की जनता डबल इंजन की सरकार चाह रही थी। और दिल्ली की जनता ये मान के चल रही है कि एक झूठे आदमी जो कहे वो कुछ नहीं किए, और जो बीजेपी की लगातार एमसीडी में सरकार रही है वो ढेर सारे कार्यों को की है। और अगर थोड़े बहुत कुछ बच गए हैं तो जनता को ये भरोसा है कि वो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि झूठे लोग तो कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस नाते भी दिल्ली में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और काफी बारीकियों से आपने सभी सवालों के जवाब को दिया है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बीजेपी ये दमखम भर रही है, जीत का दावा, गुजरात की बात करें, एमसीडी चुनाव की बात करें, देखने वाली बात हो जाएगी कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प। फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या लगता है? दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं पोलिंग बूथों पर महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा देखी जा रही है। देखने वाली बात होगी कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जीतकर परचम लहराती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।